हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चन आपके सीजी टेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, पर ये सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे और भी अगर कोई टेट का एग्जाम है तो उसमें आपका ये जो पोर्शन है ग्रामर और सीडीपी का दोनों इम्पॉर्टेंट है। और ग्रामर पोर्शन जो है वो आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज डैश इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंग्लिश जो इंडिया में है वो क्या है? एक मल्टीलिंगुअल मतलब वो कंट्री जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो पहला है फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज प्रथम भाषा है। एसोसिएट लैंग्वेज सह भाषा है। या ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री इंडिया में कौन सी लैंग्वेज है? ग्लोबल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। ये जो है रिसेप्ट कौन सा स्किल जो है इसमें से रिसेप्टिव स्किल है? तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रिसेप्टिव स्किल होता क्या है। तो दो तरह के स्किल होते हैं, एक होता है रिसेप्टिव स्किल और एक होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहण करना, तो जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हो तो वो स्किल क्या कहलाती है? रिसेप्टिव स्किल। तो हम इंफॉर्मेशन कैसे ग्रहण कर सकते हैं? या तो कोई हमको बोल के बताएगा तो हम सुनेंगे, तो लिसनिंग सुनना एक रिसेप्टिव स्किल हो जाएगा। और दूसरा आप क्या करोगे? पढ़ोगे, तो पढ़ना रीडिंग ये क्या हो जाएगा? रिसेप्टिव स्किल। और जब आप अपना इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हो, लिख के किसी को बताते हो या बोल के किसी को बताते हैं, तो ये कौन सा स्किल हो जाता है? प्रोडक्टिव स्किल। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो बोलकर आप क्या इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हो? नहीं, हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पर स्पीकिंग है उसको काट दो, पहला दूसरा कट जाएगा। थर्ड में देखो रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़कर तो हम इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं, पर लिख कर सकते हैं क्या? नहीं, लिख कर आप प्रोड्यूस करते हो, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग एंड रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहाँ पर आपको करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, जहाँ पर आपके पंक्चुएशन मार्क का करेक्टली यूज किया गया है, वो सेंटेंस आपको देखना है। तो पहला है द टीचर सेड कॉमा, फिर उसके बाद आप देखोगे ऊपर में कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। बाकी सब में सेम लिखा हुआ है, बट देखो सेकंड में क्या दिया है? कोटेशन मार्क नहीं दिया है, थर्ड में कॉमा नहीं दिया है, और फोर्थ में जो दिया हुआ है हमको सेमी कॉलन दिया गया है। तो जब भी बोला जाता है तो जो चीज़ बोली गई है और किसी की सेम टू सेम जब आप रिपीट कर रहे हो तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कोटेशन मार्क में क्या दिया गया है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये सही है। और दूसरा जो सेड है उसके बाद कॉमा लगता है कि टीचर ने कहा कॉमा, वहां पे आप रुकोगे, वहां पे आपका अल्प विराम लगेगा, अर्ध विराम नहीं लगेगा। और सेमी कॉलन जो है वो अर्ध विराम है, जो अल्प विराम से थोड़ी लंबे देर तक रुकने के लिए यूज होता है, इसीलिए फोर्थ रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, द टीचर सेड कॉमा कोटेशन के अंदर द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्योंकि आप देखो फर्स्ट वाले में ही सिर्फ कॉमा लगा है और कोटेशन लगा है, सेकंड में कोटेशन नहीं है, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड में देखो कोटेशन में तो है पर कॉमा भी नहीं है, और जो द है वो द जो है टी कैपिटल होना चाहिए पर स्मॉल है, तो ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ में आपका सेमी कॉलन लगा है, इसलिए रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको रॉन्ग आंसर फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ताकि आप रॉन्ग को कट करते जाओ और करेक्ट आंसर देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A teacher asks student to read a text quickly to get the general idea. This technique is known as। तो एक टीचर ने स्टूडेंट को बोला कि आपको एक टेक्स्ट क्विकली जल्दी से रीड करना है, क्यों? ताकि आप उसका जनरल आइडिया ले सको। तो ये क्या कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है, स्किमिंग कहलाता है, इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है, या क्रिटिकल रीडिंग कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है कि आप जल्दी से कोई टेक्स्ट पढ़ो और उसमें से जो मेन थीम या मेन आइडिया है या जो उसका जनरल आइडिया है वो आप उसको
ले लो, तो उसको बोला जाता है स्किमिंग। और स्कैनिंग में क्या करते हैं हम, कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे मान लो आप एक मेडिसिन का रिसीट देख रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर से हमको उस मेडिसिन की टाइमिंग देखनी है, तो उसकी कितने टाइम लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है। या तो फिर किसी फोन डायरी में से आप देख रहे हो और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का नंबर निकालना है, तो ये कहलाता है स्कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई दी एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द। किसका निकालना है, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का आपको एंटोनिम बताना है। यहाँ भी ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोस्पेरिटी, हार्डशिप, कैलामिटी और मिसफॉर्च्यून। तो यहाँ पे देखो एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है डिफिकल्ट टाइम। तो डिफिकल्ट टाइम का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा प्रोस्पेरिटी, मतलब कि आपकी समृद्धि। ठीक है, यहाँ से हम ऑप्शन ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप देखो सेकंड दिया है हार्डशिप, थर्ड दिया है कैलेमिटी और फोर्थ दिया है मिसफॉर्च्यून। तो हार्डशिप, कैलेमिटी और मिसफॉर्च्यून ये तीनों जो है वो कठिनाई के लिए यूज होते हैं, सिर्फ प्रोस्पेरिटी जो है वो समृद्धि के लिए यूज होता है। तो जब तीन आपको कठिनाई का दिया है तो एक जो सही दिया है वो आपको ऐसे भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन के टॉपिक्स को ढूंढने की कोशिश किया करो कि कहाँ से हम आंसर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमको पता ही नहीं है कि एडवर्सिटी का मतलब क्या है तो हम कैसे बताएंगे कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। What is the study of meaning in a language called? मीनिंग जब हम पढ़ते हैं किसी लैंग्वेज में तो उसको क्या बोला जाता है, सिंटेक्स बोला जाता है, सिमेंटिक्स बोला जाता है, फोनोलॉजी या मॉर्फोलॉजी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिमेंटिक्स। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिमेंटिक्स बोला जाता है स्टडी ऑफ मीनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। तो इसका पैसिव वॉइस, जब भी हमको एक्टिव से पैसिव की तरफ जाना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने टेंस को नहीं छोड़ना है। जिस टेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, वही टेंस में आंसर रहेगा पैसिव वॉइस में। तो आप क्या करोगे, उसके अलावा अगर किसी और टेंस में है तो उसको काटते जाओ। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। ठीक है, द बॉय लाफ्ड, बस इतना दिया है, मतलब ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। तो पास्ट टेंस के अलावा बाकी जो आंसर्स है उसको आपको क्या करना है, काट देना है। तो फर्स्ट में देखो क्या दिया है, वॉज बीइंग। वॉज बीइंग किस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पहला कट गया। तीसरा देखो क्या दिया है, द बेगर इज लाफ्ड एट, तो इज किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, और इज के साथ लाफ्ड तो आता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही कट जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग ही लिखा है। ठीक है, अब सेकंड देखो, द बेगर वॉज लाफ्ड बाय द बॉय, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। दो ऑप्शन है, दोनों पास्ट टेंस में है, बस एक में एट दिया है एक में एट नहीं दिया है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि लाफ्ड यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो लाफ्ड एट द बेगर दिया है, तो यहाँ पर भी लाफ्ड एट बाय द बॉय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर कौन सा बोल रहे थे, फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द बेगर वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉय। थर्ड और फोर्थ में सिर्फ एट का फर्क है ना, तो ये छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, ग्रामर रूल्स है, साउंड सिस्टम है, या फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है। तो मॉर्फोलॉजी जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और हमको ये याद रखना है कि आई के साथ हम जानते हैं कि वॉज या एम लगेगा, पर जब भी हम क्या करते हैं, इस टाइप का आता है कि हम वहां पर कल्पना करते हैं कि अगर मैं ऐसा होता या मैं ऐसी होती, तो वहां पे आप वॉज और एम की जगह क्या लगाते हो, वर लगाते हो। ठीक है, तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ऑप्शन नंबर ए। हम जानते हैं कि रूल्स के हिसाब से आई के साथ एम या वॉज लगना चाहिए, वर नहीं लगना चाहिए, पर जब हम कल्पना करते हैं तो वहां पे वर लगता है। और सोचो भी ना, हम क्या चिड़िया हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, पर हम सोच रहे हैं ना, तो यहाँ पे वर लगता है। ये सोचने वाली बात नहीं है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग,
इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो CLT का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। द मेन फोकस इज ऑन, मेन फोकस किस में होता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना, तो जब आप बातचीत करते हो तो उसमें मेन फोकस किस में होगा, ट्रांसलेशन में होगा, एक्यूरेसी में होगा, ग्रामर रूल्स में होगा, या फ्लुएंसी एंड फंक्शन में होगा। तो जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात होती है तो उसका मेन फोकस होता है फ्लुएंसी एंड फंक्शन में। वहां पर अगर गलतियां हो रही हैं तो वो चलती हैं, पर आपकी बातचीत में क्या होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The error I seed the man instead of I saw the man is an example of। तो हमने I saw, सी का सॉ होना चाहिए, सी का सॉ होता है, पर हम लोग जैसा देखते हैं कि डू का डिड हुआ और ऐसे में सब में डी डी लगता जाता है, तो इसीलिए गो के बाद गोड लगा देते हैं या सी के बाद सीड लगा देते हैं, ना कि वेंट और सॉ। तो ये क्या होता है, तो ये अंडर जनरलाइजेशन होता है, केयरलेसनेस होता है, मदर टंग इंटरफेरेंस होता है, या ओवर जनरलाइजेशन। तो इसको बोला जाता है ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज द नेचुरल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, या डायरेक्ट मेथड। तो इनमें से कौन सा मेथड है जिसको नेचुरल मेथड बोला जाता है, तो नेचुरल मेथड में क्या होता है कि आप कोई रूल्स रेगुलेशंस देखते हो और ऐसा नहीं है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जंप करोगे, आप डायरेक्टली उसी लैंग्वेज में ही बात करने की कोशिश करते हो, चाहे टूटे फूटे में ही करो। तो इस मेथड में मदर टंग का यूज बिल्कुल मना कर दिया जाता है और इस मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मैनकाइंड को हेट करता है उसको क्या बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो हु हेट्स मैनकाइंड उसको बोला जाता है मिसएंथ्रोप। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, BF स्किनर, नोम चॉम्स्की, जीन पियाजे, या लेव वाइगोत्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड ही इज वेरी फास्ट रनर। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन है वो फास्ट के नीचे है, तो फास्ट क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, या एडवर्ब है। तो यहाँ पे हमको देखते हैं कि हमको बोला जा रहा है वो एक फास्ट रनर है, तो रनर की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, विशेषण, जिसको बोला जाता है एडजेक्टिव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सिंटेक्टिक कॉम्पिटेंस। क्या आपको सिंटेक्टिक कॉम्पिटेंस बता रहा है, ऑप्शंस हैं द एबिलिटी टू कंबाइन वर्ड्स इनटू ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, the ability to understand the meaning of words, the ability to use language in social context, या the ability to recognize speech sounds। तो सिंटेक्टिक कॉम्पिटेंस जो होती है वो होती है कि वर्ड्स को आपको कंबाइन करना है किसमें, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस में। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ टीचर यूजेस स्कैफोल्डिंग इन द क्लासरूम। स्कैफोल्डिंग किसको बोला जाता है, मचान बोला जाता है, जो हम लोग अस्थायी सहायता देते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग से क्वेश्चंस हमेशा पूछता है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किससे लिंक्ड है, कौन से थ्योरिस्ट से, जीन पियाजे है, लेव वाइगोत्स्की है, स्टीफन क्रैशन है, या BF स्किनर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा सेंटेंस है जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड यूज होता है और हैड बीन यूज होता है, हैड और ING फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, आई वॉज वेटिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड वेटेड फॉर 2 आवर्स, या आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हैड बीन और ING फॉर्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 नंबर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग व्हाट इज अ लेक्सिकल वर्ड। तो लेक्सिकल वर्ड किसको बोला जाता है,
A word with multiple meanings, a word that has an independent meaning like forest, a word used only for grammar like the, a word for the connect sentence. तो जो connect sentence होता है वो conjunction होता है. A word used only for grammar जो सिर्फ grammar में use होता है like the, तो the एक article है. यहाँ पे हमको लेक्सिकल वर्ड पूछा जा रहा है, तो एक वर्ड जिसके मल्टीपल मीनिंग होंगे या एक वर्ड जिसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा. तो लेक्सिकल वर्ड जो रहता है इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसको कंटेंट वर्ड भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 20 नंबर. विच हाइपोथेसिस बाय स्टीफन क्रैशन सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बेस्ट व्हेन द इनपुट इज स्लाइटली अबव द लर्नर्स करंट लेवल. तो कौन सा लेवल, कौन सा हाइपोथेसिस है जिसको बोला जाता है कि वो लैंग्वेज एक्वायर किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा बेस्ट जब इनपुट जो होगा अबव होगा लर्नर के लेवल के. इनपुट हाइपोथेसिस लेवल, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर या अफेक्टिव फिल्टर. तो i+1 से याद रखना, i मतलब करंट लेवल और +1 मतलब उससे एक लेवल ऊपर के लिए +1 लगाया. तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. व्हाट इज द सबजंक्टिव मोड यूज्ड फॉर इन इंग्लिश ग्रामर. सबजंक्टिव मोड क्यों यूज करते हैं? टू आस्क क्वेश्चन, टू गिव डायरेक्ट कमांड्स, टू एक्सप्रेस विशेस, डाउट्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या टू स्टेट फैक्ट्स एंड सर्टेनिटीज. तो सबजंक्टिव मोड जो है वो हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस विशेस, डाउट्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशन. ऑप्शन नंबर सी जो होगा, नॉन इमेजिनरी, नॉन फैक्चुअल और इमेजिनरी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं? सबजंक्टिव मोड. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच. द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. कैमल जो है वो शिप है कहाँ का? डेजर्ट का. तो ये क्या है? हाइपरबोले है, मेटाफोर है, सिमिली है या पर्सनिफिकेशन है. तो ये क्या है? एक मेटाफोर है. तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 23. Which type of evaluation is conducted during the teaching learning process to monitor student progress. कौन सा इवेल्युएशन जो कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग, ड्यूरिंग सो ये याद, ड्यूरिंग को देखेंगे ध्यान से कि ड्यूरिंग बोला जा रहा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो करते हैं उसको फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोलते हैं, डायग्नोस्टिक बोलते हैं, समेटिव बोलते हैं या प्लेसमेंट बोलते हैं. तो जो दौरान होता है उसको हम फॉर्मेटिव बोलते हैं, एफए बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. द फोनीम. फोनीम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेंटेंस है, साउंड है, मीनिंग है या ग्रामर है. तो फोनिक्स आप बच्चों के में देखते होंगे कि फोनिक्स का जो वर्ड यूज होता है उसमें उनको क्या किया जाता है? एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है. तो प्रोनाउंसिएशन किस में आएगा? साउंड में आएगा. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी साउंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. In a student centered classroom, the role of teacher is that of a. एक स्टूडेंट सेंटर छात्र केंद्रित कक्षा में टीचर का रोल क्या होगा? पैसिव ऑब्जर्वर होगा, लेक्चरर होगा, फैसिलिटेटर होगा या डिक्टेटर होगा. पैसिव ऑब्जर्वर मतलब निष्क्रिय होकर वो सिर्फ अवलोकन करेगा, लेक्चरर मतलब सिर्फ व्याख्यान देगा, फैसिलिटेटर होता है सुविधा करता तो वो सुविधा प्रदान करेगा, या डिक्टेटर होगा, डिक्टेटर तो जानते होंगे, हिंदी में कोई याद नहीं आ रहा है. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. विच ऑफ दीज इज ए डिप्थोंग. इनमें से कौन सा जो है वो डिप्थोंग है? डिप्थोंग किसको बोला जाता है? इसमें क्या होता है? एक वर्ड लेटर जो रहता है वो दूसरे लेटर से स्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? दोनों का साउंड सेम आता है. ठीक है, तो अ कंसर्न के अ कॉन्सोनेंट क्लस्टर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल, अ सिंगल वॉवेल साउंड या अ साइलेंट लेटर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स इन अ सिंगल सिलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. एकोमोडेट की स्पेलिंग तो ये होती है ACCOMMODATE. ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. 28. अ पोर्टमैन्ट्यू वर्ड. पोर्टमैन्ट्यू वर्ड कैसे फॉर्म होता है? रिपीटिंग द सेम वर्ड, चेंजिंग द पार्ट ऑफ स्पीच, कंबाइनिंग पार्ट्स ऑफ टू वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वन या एडिंग अ प्रीफिक्स.
तो पोर्टमेंट्यू वर्ड क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स के जो कुछ या इनिशियल्स या एंड्स ले लेते हैं और उन दोनों को कंबाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच को कंबाइन करके बनाया जाता है ब्रंच, दो लोगों के नाम को ऐड करके हम एक नया नाम बना देते हैं ना, तो इसको बोला जाता है पोर्टमेंट्यू वर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम अनवेल, ही सेड आई एम अनवेल। सेम आपको मेथड याद रखना है, हमको क्या करना है, हमको टेंस नहीं छोड़ना है। तो क्या बोला जा रहा है, आई एम अनवेल, ठीक है, तो वो अनवेल है, तो ही सेड दैट, he told that, he said that he was unwell, या he said that he is unwell, या he said that I was unwell। तो फोर्थ नंबर तो देखो आपको पैसिव में चेंज करना है, तो आई तो नहीं आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमको देखना है कि क्या होगा, आई एम अनवेल बोल रहा है, ठीक है, तो ही सेड दैट आई एम अनवेल, तो एम चेंज हो जाता है वॉज में, और ही आई चेंज हो जाएगा ही में, तो ही सेड दैट ही वॉज अनवेल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 30 नंबर, 30 छूट गया तो शायद 31, 31 में हमको क्या बोला जा रहा है, विच रीडिंग सब स्किल इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक अ डेट और नेम। तो हमने फर्स्ट में ही जो क्वेश्चन किया था स्किमिंग का, उसी में बताया था कि जब हमको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालना होता है तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32, अ होमोग्राफ, होमोग्राफ एक वर्ड है दैट हैज डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट साउंड, opposite meaning, same sound but different spelling, same spelling but different meaning। तो होमोग्राफ किसको बोला जाता है, या होमोफोन्स किसको बोला जाता है, जिसका स्पेलिंग तो सेम रहता है पर उसका मीनिंग जो रहता है अलग अलग होता है। जैसे कि एक वॉच मतलब घड़ी भी होता है और वॉच मतलब देखना भी होता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका होमोफोन्स या होमोग्राफ। 32 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 33, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर इज थ्योरी, व्यवहारवाद का सिद्धांत, लैंग्वेज कैसे लर्न किया जाता है, इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट, इनेट एबिलिटीज, सोशल इंटरेक्शन, या कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमको फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है इमिटेट करना। इमिटेट करना मतलब क्या होता है, इमिटेट करना मतलब होता है किसी की नकल करना। तो जो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सामने वाला जो बोलता है उसको रिपीट करके सीखते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन भी दिख रहा है, पर सोशल इंटरेक्शन से ज़्यादा बेटर आंसर है इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली मैच्ड कलेक्टिव नाउन फॉर आउल्स। तो आउल्स के लिए कलेक्टिव नाउन्स मतलब आउल का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइड ऑफ आउल्स बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स बोलते हैं, स्कूल ऑफ आउल्स बोलते हैं, या पैक ऑफ आउल्स बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डज कैल्प स्टैंड फॉर इन कमिंस थ्योरी। तो कैल्प किसका फुल फॉर्म है, कॉग्निटिव एबिलिटी फॉर लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कॉमन एकेडमिक लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, या कम्युनिकेटिव एंड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये हमारा आज का 35 था जिसमें 34 क्वेश्चन ही हो पाए, एक क्वेश्चन शायद छूट गया था। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। कोशिश करेंगे कि ऐसी वीडियोस और लेकर आएँ और एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन करा पाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।